तन-मन से अपनी संतान को स्वस्थ रखने वाले आप सभी अभिभावक एवं संरक्षकगण, आप सभी को श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही सभी अपने उन व्यूअर्स का जो हमें लाइक करते हैं, कमेंट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, शेयर करते हैं और साथ-साथ अपने सजेशंस देते हैं और जो भी कोई अपनी शंका का समाधान भी हमारे माध्यम से करना चाहते हैं, उन सभी का हम हृदय से आभार करते हैं। हमारी पूरी सोसाइटी आपकी हृदय से आभारी है। ते आज अब तक हम इसी विषय पर कि बच्चों की मेंटल और फिजिकल स्किल्स को हम कैसे बढ़ाएं, इसको लेकर के हम अब तक 3 सेशन कर चुके हैं, परंतु हमारी बात अभी भी अधूरी होती चली जा रही है। इसीलिए हमने आज चौथा सेशन भी रखा है, पर संभावित ये भी हो सकता है कि हमारी बात पूरी ना हो, तो हम कल भी पुनः इसी विषय पर आपसे चर्चा करें। कारण क्या है कि ये ए, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव है। हर व्यक्ति का की नींव है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आज हम 4 सेशन इसके कर लेंगे। अगर संपूर्ण नहीं हुआ तो फिर हम कल भी इसको ही प्रारंभ करेंगे। कल इसी को ही आगे बढ़ाएँगे सुचारू रूप से। कि कल परसों हम ये बता रहे थे, किसी को अपनी पसंद बनाना बड़ी बात नहीं, परंतु किसी की पसंद बनना बहुत बड़ी बात है। और अगर आप अपनी संतान की पसंद बन जाते हैं, तो आपकी तो लॉटरी खुल गई। आप तो क्या है, महाराजाओं से भी ज़्यादा हैं कि आपकी संतान आपको पसंद कर रही है। तो आखिर कुछ तो आप ऐसा करेंगे जो जो आपकी संतान आपको दिल से प्यार करे, कि वो आपने आने वाली पीढ़ी को भी आपके विषय में बताती रहे। तो आइए चलते हैं कि हम इसी विषय पर आगे बात करें। अभी आइंस्टीन का एक वर्ड, एक दिन मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें आइंस्टीन की एक ये बात मुझे बड़ी अच्छी सी लगी, जिसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि व्हेन यू टीच टू when you want to happy life, the treat into a goal, not to people or object। यानी कि आपका गोल केवल आपका बच्चा है। हर अभिभावक का गोल, उसका लक्ष्य उसका बच्चा है, तो उसे आप कैसा बनाना चाहेंगे? उसे, वही तो राष्ट्र का भावी नागरिक है। तो क्या आप सच्चे देशभक्त हैं? अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, तो अपने राष्ट्र के हाथ में एक मजबूत मजबूत एक स्वस्थ, तन मन से स्वस्थ नागरिक को सौंपेंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कोई भी अभिभावक ऐसा नहीं होगा जो कि राष्ट्र को कमजोर हाथों में सौंपे। तो मैं यही से आपसे आशा करते हुए अपनी बात आगे बढ़ा रही हूँ कि आप सबसे पहले इसी बात को लेकर सोचिए कि हम तन मन से स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हेल्प योर चाइल्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आप अपने बच्चे को ऑर्गेनाइज्ड होना सिखाइए। आप कैसे सिखाएँगे? बहुत शुरुआत से ही आप सोच सकते हैं, जैसे कि उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसको उसे बताइए कि किसको किस तरह से रखना है। उसको उसकी पर्सनल चीज़ें क्या होंगी? उसका बेड होगा, उसकी बुक्स होंगी, उसका बैग होगा, उसकी भोजन की सामग्री, या कोई भी किचन में जाकर के, थोड़ा-सा बड़ा हो गया है तो किचन में जाकर के वो किस तरह से रखता है। शुरू-शुरू में तो आपको उसे करके दिखाना पड़ेगा। फिर धीरे-धीरे उसका सहयोग लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसको छोड़ देना पड़ेगा। यानी कि आप उसके ऊपर छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियों से उसको बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। तो उससे क्या है, एक
आपको इसके लिए कोई अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे थोड़े से ही समय में चलते-फिरते ही ये सब सिखा सकते हैं कि कभी खाना खाते समय में उसे खाना खिला रहे हैं या खुद खा रहे हैं कि देखो बेटा खाने का तरीका कैसे होता है, किस तरह से भोजन उठाया जाता है। दाल-सब्जी की कटोरी अपनी साइड में रखनी चाहिए, दाहिने हाथ की तरफ पानी का गिलास होना चाहिए, चम्मच इस तरह से खाना चाहिए जिससे कि कोई आवाज़ ना हो। उससे क्या है कि वो धीरे-धीरे से एक व्यवस्थित नागरिक बनता चला जाता है और एक ज़िम्मेदारियों को सीखता चला जाता है। ऐसे ही आप कभी आयरनिंग कर रही हैं, तो धीरे-धीरे देखो सिकुड़नी कैसे हटा देते हैं कि क्यों ज़रूरत है कि हम स्वस्थ बिल्कुल अच्छा-सा कपड़ा पहने, साफ-सुथरा चलते-फिरते सिखा सकते हैं। उसको घूमते हुए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, स्कूल ले जाते समय में किसी भी पेड़-पौधे को दिखाना, किसी भी वस्तु को दिखाना, रास्ते में लगे हुए इश्तिहार को पढ़वाते चलना, इससे आप धीरे-धीरे बच्चे को अनुशासित और ऑर्गनाइज़्ड बनाते चले जाते हैं और आपका काम कितनी चुटकियों में आराम से होता चला जाता है और आप भी प्रसन्न होते हैं और उससे क्या होता है, आपके बच्चे के अंदर हर चीज़ को जानने की, हर चीज़ को करने की एक रुचि पैदा होती चली जाती है और आपने देखिए उसको कितना सारा कुछ सिखा दिया। प्रेज़ एंड एप्रिशिएट योर चाइल्ड। अब बच्चे को प्रेज़ करना, प्रशंसा करना और एप्रिशिएट करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मुझे अभी-अभी के कुमार विश्वास की एक बात याद आ रही है। कुमार विश्वास कहते हैं मेरे पिताजी ने आज तक मुझे कभी तारीफ़ नहीं की। जब कोई उनके पास जाकर कहता है कि आपका बच्चा ये कर रहा था, जी आपका बच्चा इतना अच्छा कवि है, इतना अच्छा इतना अच्छे बोलता है, उसको अपने सब्जेक्ट पर कमांड है, तो कहते हैं हाँ, हाँ, कर ही लेते होंगे। तो क्या है, आप सोचिए कि इतना बड़ा व्यक्ति इस बात को कह रहा है, आज तक उसके दिल में एक टीस है, तो आपके बच्चे में भी तो वो टीस रह सकती है। तो उसे आप प्रेज़ करना ज उसको ज़रूर प्रेज़ करिए, इससे क्या होता है बच्चों के साथ आपका रिश्ता बहुत ही मज़बूत बनता है और उससे क्या होता है, उसका प्रतिफल क्या होता है, बच्चा समझदार हो जाता है, निडर हो जाता है और व्यवहार कुशल हो जाता है। इसके विपरीत यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आपका बच्चा कुंठित भी हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, तो आपके लिए कितनी कठिन समस्या हो जाएगी। फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते रहोगे, कभी कहीं घूमते फिरोगे, कभी कहीं जाते रहोगे, तो क्या है कि आप अपनी परिस्थितियाँ, अपनी अपनी स्थिति कितनी कमज़ोर बना देते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि हमें अपने बच्चे को हमेशा एक एहसास दिलाना ना चाहिए, एक गर्मजोशी से उसके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसे स्नेह जताने के लिए मौके तलाशते रहना चाहिए। तो क्या होता है कि जो है बच्चा आपके प्यार में आकर के वो कार्य कर जाएगा जो उसकी सामर्थ्य से भी ऊपर हो। कहते हैं ना, प्यार एक ऐसी दवा है जो हर मर्ज़ को ठीक कर देता है। आपने देखा होगा प्यार से सहलाते हुए माँ का सहलाना, पिता का दुलारना जो है एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए कितना बड़ा काम कर देता है और उससे क्या हुआ, उसके रिश्ते मजबूत होते चले गए, उसके अंदर ऊर्जा पैदा हुई, उसको आत्मबल मला और एक मुझे याद आ रहा है कि एक लेडी से मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा देखिए जी, चाहे कोई कुछ कहे, मैंने तो अपने बच्चे के एक चीज़ करती हूँ, मेरा बच्चा सब कुछ खाता है। तो मैंने कहा अरे वाह! ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर ये ऐसा हुआ कैसे? तो उन्होंने कहा मैं क्या करती थी, बच्चे के स्कूल के लंच बॉक्स में एक छोटी-सी पर्ची प्यार से डाल देती थी। बेटा आज मैंने आप ही के लिए सोच कर के ये बनाया है, खाकर बताइएगा और छोड़िएगा मत प्लीज़। अरे! वो तो क्या कहते हैं, पूरा खाना खा के आने लगा और आते ही मेरे से चिपटता था, मम्मा आज आपने कितना अच्छा खाना बनाया, आज आपने तो आपने एक छोटी-सी पर्ची के माध्यम से उस लेडी ने उस बच्चे को ये एहसास कर दिया कि वो बच्चा उसके लिए कितना ज़रूरी है और बच्चे को एहसास हो गया माँ उसके लिए कितनी ज़रूरी है। तो एक अन्योन्याश्रित संबंध उनके अंदर उनके अंदर सिमट गया, उसके अंदर होता हो गया और साथ-साथ एक दोनों एक-दूसरे के परस्पर पूरक बने। तो ये किससे हुआ? एक माँ के अंदर ये वाली फ़ील आई और उसने एक बुद्धि के साथ अपनी प्यार जताने का एक मौका
तलाश दिया। उस प्यार जताने से क्या है, बच्चा अपनी ज़िम्मेदारी समझने लगा, वो अपनी माता को, अपने पिता को बहुत प्यार करने लगा और उनकी बॉन्डिंग बहुत मज़बूत हो गई। इसी तरह से एम्ब्रेस स्मॉल रिस्क एंड फेलियर। अब क्या है, कई बार क्या होता है कि छोटी-छोटी सी जोखिम होते हैं, छोटे-छोटे से रिस्क रिस्क बच्चा ले लेता है आपसे बिना पूछे, तो आप उसको डाँटते हैं। प्लीज़ मत डाँटिए, उसे लेने दीजिए, थोड़े-थोड़े रिस्क लेने दीजिए। कभी-कभी आप बच्चे को अकेला खेलने दीजिए, दोनों भाई-बहनों को थोड़ा लड़ें, तो तब भी उनकी सुलह अपने आप ही हो जाएगी, आप बीच में मत आइए ज़्यादा। तो ये छोटे-छोटे से रिस्क हैं, थोड़े-थोड़े से वो फेल्योर्स हैं, कई बार बच्चा फेल भी होता है, कई चीज़ों में फेल होता है, तो आप ना उसमें बीच में मत आइए और ना उसको क्रिटिसाइज़ करिए कि तूने ऐसा कर दिया। कई बार छोटा बच्चा है, बिस्तर पर सुसु कर देता है, तो वो पता है आँख बंद करके पड़ा रहता है, किसी के सामने देखना नहीं चाहता और उसमें उसके आपस के भाई-बहन उसको चिढ़ाते हैं। उसके साथ-साथ अगर उसको नहीं चिढ़ाते, तो क्या है, घर के रिश्तेदार कहते हैं, "आज तूने सारा बिस्तर गीला कर दिया, आज तूने ऐसा कर दिया।" तो बच्चा सबसे नज़रें छुपाता रहता है और कई बार घबराहट में वो अगले दिन भी, अगली रात को भी वैसा ही काम कर जाता है। परंतु अगर उस समय आपने उसको कुछ नहीं कहा और कहा बेटा कभी-कभी हो जाता है, धीरे-धीरे आप ठीक हो जाएँगे, ऐसी कोई नहीं है, सबके साथ होता है। एक है बस रात को सुसु करके सोया करो और रात को लिक्विड मत पीकर सोया करो। तो बच्चा समझ जाता है, बच्चे के अंदर यही नहीं लगता कि मुझसे कोई गलती हुई, तो वो फेलियर नहीं अपने को महसूस करता, बल्कि उस जो गलती से स्वयं को को सीख लेता है। अब वो क्या करता है कि रात को जैसे ही उसको प्रेशर आता है, वो उठता है और उठता है और अपने मम्मा-पापा को जगाता है कि ज़रा आप मुझे वॉशरूम तक ले जाइए। अभी मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार क्या हुआ कि मैं साथ में बैठी हुई थी, तो एक बच्ची अपनी दादी के साथ थी, तो उसने दोनों में 2 बच्चियों में आपस में झगड़ा हुआ और वो लोग पहले क्राफ्ट से ऐसे ही बैठे-बैठे बच्चों को कागज़ काटने का, यहाँ तक कि कई बार बच्चे अपने बाल लेकर के भी काट लेते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है। छोटे-छोटे बच्चों को हर समय कैंची चलाना, जब वो कैंची पकड़ना सीखते हैं तो बड़ा से तो दोनों में हुए, तो एक बच्ची ने ज़बरदस्ती कहा, "मैं तो तेरा फ्रॉक काटूँगी, तेरा फ्रॉक काटूँगी।" उसकी दादी ने बहुत मना करा, "बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं ऐसा नहीं करते।" पर वो तो ज़िद पर आ गई, "नहीं मैं तो इसका फ्रॉक काटूँगी" और आखिरकार उसने नीचे से उसकी कैंची चला दी। और ये नहीं था कि वो उसने बहुत प्यार में आके चलाई, एक आक्रोश में आके चलाई। तो उसके बाद किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। उसका त जब वो थोड़े दिन बाद बस थोड़ा-सा घर में उसको समझाया गया, "बेटा ऐसा नहीं करते।" अब वो तो इतनी एम्बैरेसिंग फ़ील कर रही थी, इतना अजीब कि वो उस बच्ची के सामने ना जाए, उसके मम्मी-पापा के सामने ना जाए, फिर घबराहट हुई। तो उसके मम्मी-पापा ने जिस बच्ची के फ्रॉक को काटा था, उसके मम्मी-पापा ने उसको खूब गले से लगाया। बोला, "बेटा ऐसे तो सब कर देते हैं, क्या हुआ? ऐसा तो हो जाता है।" और फिर उस बच्ची ने जिसने कि फ्रॉक को काटा था, उसके अंदर से जो एक आत्मग्लानि की भावना थी, वो तिरोहित हो गई और वो बच्ची आनंदपूर्वक रहने लगी। तो जब हम इसके विपरीत बच्चे को कहना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि बच्ची जो है बच्चा या बच्ची अपने अंदर उस ग्लानि को आत्मग्लानि को लेकर पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर लेता है। तो कै बेटर होगा कि हम इस छोटे-छोटे से फेल्योर पर, रिस्क पर इतना ध्यान ना दें, उसके ऊपर छोड़ते चले जाएँ। इसलिए इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि अगर उससे गलती हो जाती है तो प्रसन्नता से उसका आलिंगन करिए, उसको समाविष्ट कर लीजिए, अपने अंदर निहित कर लीजिए कि कोई बात नहीं ऐसा होता है। तो बच्चा जो है मानते हुए कि ये मुझसे गलत हुआ, तो वो जो है उससे उबरना चाहेगा, उस तरह की गलती फिर नहीं दोहराएगा। परंतु अगर वो डर की वजह से गलती नहीं दोहरा रहा, तो ये बात गलत है कि उसे डर की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर की जो प्रवृत्ति है, उसके माध्यम से अगर वो उसको रोक रहा है, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि बच्चों को रिस्क लेने के लिए, फेल्योर होने के लिए स्वतंत्र कर दें। फेलियर से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सबसे पहले आप क्या करिए कि बच्चे को के फ्रूट्स पर ध्यान मत दीजिए कि ये बड़ा होकर कितना हमें मिठास देगा, कितना हमारे जीवन को व्यवस्थित करेगा, बल्कि उसके रूट्स पर ध्यान दीजिए। उसके रूट्स जिस तरह से फैलती जाएँगी, अंदर-अंदर फैलेंगी, उतना ही वो वृक्ष मजबूत और फलदायी
होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि उसको करेक्शन पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उसकी इंस्पिरेशन पर ध्यान दीजिए। आपने उसे किस ढंग से इंस्पायर किया है, बल्कि उसको करेक्ट नहीं करिए, बल्कि उसको कनेक्ट करिए। और जब करेक्ट है, जो लोग करेक्ट करते हैं, करेक्ट करने के चक्कर में रहते हैं, वो बच्चे के अंदर छेद भर देते हैं और उस छेद को पूरा करना बहुत कठिन हो जाता है। और उसके साथ-साथ मैं आपसे कहूँगी कि बच्चों की बातें अवश्य सुनें। जब आप बच्चों की बातें सुनते हैं, तो बच्चा भी बहुत प्रसन्न होता है और वो सोचता है, "अरे वाह! मेरे पापा तो मेरी स है।" कई बार आप कहते हैं, "क्या बचकानी बातें हैं, इस बचपने की बातों को कौन सुने, कौन दिमाग लगाए?" पर नहीं, आप उसे बहुत प्यार से गाल पे थपकी देते हुए कहते हैं, "हट पगले, ऐसा भी कभी होता है?" या फिर आप, "अरे वाह! क्या मज़ेदार बात करी है, हट ऐसा नहीं करते हैं।" तो बच्चा जो है खुश हो जाता है और कहता है, हाँ, ये बात गलत है, मुझे इस तरह से नहीं करनी चाहिए। फिर आप उसके बाद में उसका लॉजिक समझाते हैं। जब आप उससे लॉजिक समझाते हैं, बच्चा बहुत खुश हो जाता है। देखिए, बड़ा इंसान वो नहीं जो औरों पर अपना रौब दिखाए। बड़ा इंसान वो है जो औरों को छोटा महसूस ही ना होने दे। आप हर किसी से जो बातचीत करते हैं, आपका जो वार्तालाप का तरीका है, वो दूसरे को हीन ना दिखाए, बल्कि उसके साथ समानता का व्यवहार करें कि हम आपकी बात को तवज्जो दे रहे हैं, हम आपकी बात का रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं, तभी आप एक अच्छे इंसान कहलाते हैं। अगर आप किसी की हँसी उड़ाते हैं, किसी को हीन बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत भावुक किस्म के होते हैं, सभी के घरों में होते हैं। हर बच्चा एक प्रवृत्ति का नहीं होता है। एक बच्चा बहुत हिम्मती होता है, दुस्साहसी होता है, परंतु दूसरा बच्चा बहुत भावुक होता है, ज़रा-ज़रा सी बात पर ज़िद करता है, ज़रा-ज़रा सी बातों पे रोने लगता है। तो वो इतना संवेदनशील होता है, तो आप उसकी संवेदनशीलता को नकारिए मत। उसको मत कहिए, ये तो बिना बात रोतड़ू सा बच्चा है, ये रोता रहता है, बिना बात ज़िद्दी करता है। इसका एक बहुत अच्छा-सा तरीका है, अगर कोई बच्चा बहुत ज़िद करता है, उस समय आप उसकी ज़िद पूरी कर दीजिए। परंतु अकेलेपन में उसको वो बात समझाइए कि देखो इसकी कितनी बड़ी हानि हुई। आप कहें कि बेटा उस समय मैंने आपकी ये बात मान ली थी, आप ज़िद कर रहे थे, परंतु देखो आज ये चीज़ औरों को नहीं मिल पाई। वो कल को जब अगर ज़िद करेगा तो उस बात को उसके दिमाग में ज़रूर आएगी और वो ज़िद करते में सोचेगा। आपने अगर उसी टाइम 2 थप्पड़ लगा दिए, ज़िद करता है, रोता रहता है, तो नहीं, तो वो कभी भी नहीं वो उस बात को स्वीकार करेगा कि मुझसे गलती हुई है। तो एक वो संवेदनशीलता है उसकी, ना कि उसकी जो है आप कहो ढीठपन है, ये बहुत परेशान करने वाला है। समाज में परेशानी की जड़ तो हम स्वयं हैं। हमने उसको इस तरह का बनाया, बल्कि बच्चा ऐसा नहीं था। बच्चा एक चीज़ और भी है, मेरे साथ भी सबसे बड़ी गलती हुई है कि मैं पहले सोचा करती थी कि हमें रोना नहीं चाहिए। है, धीरे-धीरे जब मैं बड़ी हुई, काफ़ी बड़ी हो गई, तो तब मुझे समझ में आया कि अरे रोना, हँसना, क्रोध करना, ये सब तो मूल प्रवृत्तियाँ हैं। जब हम मूल प्रवृत्ति पर रोक लगाते हैं, तो हम तो परेशान हो जाते हैं, हम तो कुंठित हो जाते हैं। इसलिए अगर बच्चा रो रहा है, बड़ा रो रहा है, तो उसे खुल के रोने दीजिए। जब रो पड़ते हैं और आप हँसते हैं, क्रोध करते हैं, उसके बाद आपको हल्कापन आता है ना, तो ऐसे बच्चे का हाल है। बच्चा भी तो आप ही का अंश है, तो उसके अंदर भी वही चीज़ है। आप मत कहिए उसे नहीं रोना, नहीं रोते नहीं है, किसी के सामने नहीं रोते। अरे बच्चे को रोने दीजिए। कई बार आप सोचते हैं कि अरे मैं किसी के सामने रो नहीं पाता, हँस नहीं पाता, तभी तो मैं एक बोझिल सा बना रहता हूँ। ज़बरदस्ती ज़िम्मेदारियों का को बोझ बना-बना कर के आगे बढ़ता हूँ। अगर आप पहले रो पड़ते, खुलकर हँस पाते या खुलकर गुस्सा कर पाते, गुस्सा करना भी कोई गलत बात नहीं है, तो संवेदनशील होना ज़रूरी है। तो जब आप गुस्सा कर पाते, तो शायद मैं बहुत अपने को हल्का महसूस कर पाता। तो आप अपने बच्चे को वैसा मत बनने दीजिए, उसको संवेदनशील बनने दीजिए और उसकी संवेदनाओं का सम्मान करिए। अब कई बार क्या होता है, बच्चा दादी-नानी से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, उनकी गोदी में आता है और हर बात में उनके और दादी-नानी कहती हैं, "कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा।" उस समय आप कुछ मत कहिए उनके सामने, परंतु अकेले में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको प्यार से समझा दीजिए कि देखिए, आप ना इसको इतना ज़्यादा पैम्पर्ड मत बनाइए, बाद में जाके आपको ही परेशान करेगा। तो प्लीज़ आप इसको ना
जो काम कहा जा रहा है उसको करने दीजिए। तो ज़रूर है, पर बच्चे के सामने कभी मत कहिएगा। तो क्योंकि उसके अंदर आक्रोश हो जाएगा, मेरी दादी को, नानी को मेरी माँ-बाप इस तरह से कह रहे हैं। तो ये बातें हमेशा अलग में कहिए। जब आप अलग में कहते हैं तो दादी-नानी पर भी असर आता है और बच्चे पर भी है। वो धीरे-धीरे समझेंगे, हाँ भई, समय के अनुकूल बच्चे को का विकास होना चाहिए। मैं इस तरह का क्यों कर रही हूँ? मुझे इस तरह का बनाना चाहिए बच्चे को कि बच्चा जो है एक नई दुनिया में, नए समाज में भली प्रकार से व्यवस्थित हो सके। तो ये वाली बातें मैं आपको कहती हूँ कि ये आपको हमेशा है। हमेशा ध्यान रखिए, उसकी मूल प्रवृत्तियों को आप दबाइए मत, बाद में चलकर ये बहुत ही हानिकारक स्थिति हो जाएँगी। अब बच्चा थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता चला जाता है, तो उसको हमें सुरक्षित माहौल देना भी हमारा एक दायित्व हो जाता है। क्योंकि जैसे-जैसे किशोर अवस्था में आते हैं बच्चे, तो कई बार वो कई चीज़ें गलत करते जाते हैं। छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, पर जैसे-जैसे वो बड़ा वो होता है, उसको समाज को देख कर के या अपनी बात को ऊपर रखने के चक्कर में सबसे पहले वो झूठ बोलना सीख जाता है, चोरी करना सीख जाता है, यहाँ तक ही है कि कई बार स्मोकिंग करने लगता है, अल्कोहलिक हो जाता है या कभी-कभी ड्रग्स तक लेने लगता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अच्छा ही देख रहे हैं तो हमें उस तरह की बुराई भी देखनी होगी। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे आपको बताऊँ कि आप उसको प्यार से समझाएँ, इन चीज़ों से क्या-क्या हानि हो सकती है। तो और उसको माध्यम से, उसको स्टोरी के माध्यम से समझाते हुए उससे ये बात दिलाएँ और साथ-साथ उसको विश्वास दिलाइए कि आपके ज़रूरत के वक़्त मैं आपके साथ ही हूँ। और उसको हग करिए, उसको लव दीजिए, उसको अफ़ेक्शन दीजिए, उसको अफ़ेक्शनेट बनाइए जिससे कि बच्चा इधर-उधर ना भागे। और अगर अगर बच्चा ये कहता है कि अगर अन्य लोग भी उसकी बुराई करते हैं, घर के अन्य सदस्य भी बुराई करते हैं कि नहीं ये तो है इतना बिगड़ा हुआ है, कई बार बहन-भाई आपस में कहते हैं, कई बार दादी-दादा या परिवार के रिश्तेदार हैं, तो साफ कहिए, देखिए बच्चा हमारा है। मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मुझे किस तरह से पालना है। आपके आप उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा आपको सँभालना है। तो आप स्पष्ट उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। वो महसूस करेगा कि मेरे माँ-बाप मेरे साथ खड़े हुए हैं। और फिर उसके साथ-साथ कई बार बच्चा ये कहता है कि पापा मैं तो लेना नहीं चाहता था। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को ऐसा करना सिखाया। तो आप उसको समझाइए, बेटा ज़िंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। जो आपके परिवार के संस्कार है उसके हिसाब से आप आनंद लीजिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ जाता है। शेर इतना बड़ा जो कि जंगल का राजा है, वो भी लोगों के चक्कर में सर्कस के अंदर नाचना शुरू करता है। तो आप क्यों नाच रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं? और साथ-साथ आप दोस्तों के पारिवारिक संस्कारों का सूक्ष्म अवलोकन करिए कि जिस घर मेरा बच्चा जा रहा है या जिस घर का बच्चा मेरे घर आ रहा है, जिस घर के बच्चे के साथ मेरा बच्चा बैठ रहा है, उसका पारिवारिक परिवेश क्या है? तो उसे आप बहुत अच्छी तरह से समझाइए, उसको सूक्ष्म अवलोकन करिए, उसको अब कैसे आप कर सकते हैं, कभी-कभी उन लोगों को जो बच्चा आपके घर आता है, जिसके साथ आपका बच्चा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, तो उसको आप घर बुलाइए, उसके माता-पिता को घर बुलाइए, उसके पेटीएम में उनके माता-पिता से बात करिए या जब भी कभी आप भी उनके घर जाइए, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप उनसे कनेक्ट हो पाएँगे और आप उनके विषय में जान पाएँगे। जब भी आपको लगे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो आप धीरे से अपने बच्चे को खींच लीजिए। तो कहते हैं ना, कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने की कोशिश करना चाहिए। एक तन खराब कर देता है, तो एक मन खराब कर देता है। तो इसीलिए आप ये सारी बातें ध्यान रखिए। बिना समझाए, और अगली बात ये मैं कह रही हूँ कि बिना समझाए गुस्सा मत हो। कई बार क्या होता है, बच्चा आया या किसी ने बहन-भाई ने कहा आज तो ये वहाँ से पिट के आया है या ये इसको पीट कर आया है या इसने जो है इतनी ज़ोर से मारा कि उसका सिर फट गया उसकी चोट में। आपने क्या करा, ना तो किसी से बात सुनी, उस बच्चे से बात नहीं की, दूसरों ने आपसे कहा, आपने तड़ाक से बच्चे की चाटा दे दिया। तो ये इसी तरह हमारी बेइज़्ज़ती कराएगा, तो मेरा इसी तरह से नाम रोशन करेगा। बस जी ये देख लो, ये मेरा बच्चा है कि ये खानदान का नाम रोशन करने के लिए चले हुए हैं। अब क्या है कि
अब आपका बच्चा तो क्या हो गया, आपसे बिल्कुल आपके प्रति जो अच्छी भावना लेने के लिए था, वो आपसे बिल्कुल अलग हो गया, विमुख हो गया। वो बिल्कुल चाह नहीं रहा कि मैं अपने पापा से बिल्कुल बात करूँ। मैं तो इससे बात नहीं की, मेरे पापा क्या हैं? मेरी तो सुनते ही नहीं, दूसरों की, गैरों की सुनते हैं। देखिए, आप हमेशा ध्यान से सुनिए कि कोई भी राय लेने से पहले, सबसे पहले उस बच्चे से बात कीजिए और समस्या के समय शांत चित्त होकर के उसकी बात सुनें। कोई भी समस्या है, बच्चे से बात सुनें, क्योंकि शांत चित्त होने से ही हल में मदद मिलती है। हल निकालने में, हम जब भी कोई हल निकालते हैं तो शांत चित्त होकर, कभी भी आक्रोश में आकर के हम कोई भी हल नहीं निकाल पाते। इसलिए विश्वास, बच्चे के प्रति विश्वास रखिए कि वो हमसे झूठ नहीं मिलेगा, और साथ-साथ मनन चिंतन भी करिए। जब उस विषय में अगर कभी-कभी ऐसा भी होता है हमारे बच्चे की गलती होती है, तो आप उस समय समस्या का हल नहीं खोज पा रहे हैं, आप उनसे कहिए बच्चे से, बेटा चलिए कल कल हम बात करते हैं या शाम के समय बात करेंगे। फिर उसके बाद आप उसके साथ अकेले में बैठिए, और जब आप अकेले में बैठेंगे तो आपको उसका समस्या का हल बहुत आराम से मिल जाएगा। यदि उसकी गलती है तो एकदम प्रतिक्रिया कभी मत दीजिए। और सबसे बड़ी बात है स्वस्थिति, अपनी स्थिति को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए। आप अपने आप में स्थित हैं, तो आप अपने आप से सोचिए कि मैं अपने बच्चे की समस्या का समाधान किस प्रकार से कर सकता हूँ, और उसके अंदर आत्मविश्वास जगा सकता हूँ, या अपने अंदर भी आत्मविश्वास बना के रखिए, और अपने बच्चे का भी आत्मविश्वास मत खोने दीजिए। तो मतलब स्वस्थित होनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरों के चक्कर में आप अपनी गड़बड़ कर जाएँ। और साथ-साथ सैर के लिए ले चलिए उसको। सैर के लिए ले चल रहे हैं, उसके साथ-साथ उसके स्कूल की सारी बातें करिए। सैर में बातें करिए, स्कूल की करिए, कॉलेज में जा रहा है बच्चा, कॉलेज जाने लगा है तो कॉलेज की बात करिए, उसके दोस्तों के बारे में बात करिए, साथ-साथ उसके करियर प्लान के बारे में बात करिए, क्योंकि बच्चा अब कॉलेज में आ गया है, तो उसे करियर के विषय में चिंता होगी। जब आप उसकी बातें उस तरफ उसे मोड़ देंगे, तो वो गलत जो बातें आप नहीं चाहते, वो बातें आपके सामने नहीं आएँगी। ये नहीं, आप उसको थोपिए मत, बल्कि उसको इस तरह का मोल्ड करिए कि बच्चा अनायास ही उस तरफ चलता जाए, जिस रास्ते पर आप उसे ले जाना चाहती हैं। तो मैं अपने बच्चे के लिए के आपके बच्चे के लिए एक ये शब्द कहूँगी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ तो बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। आप चाहेंगे तो बच्चा निखर जाएगा, और आप चाहेंगे आपकी ही क्रिया प्रतिक्रिया से बच्चा बिखर भी सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको निखार रहे हैं या बिखार रहे हैं, ये सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चे को किस तरह से से समझाते हैं। अभी मैं श्री श्री आनंदमयी माता के विषय में कुछ पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा समाधि से समाधान निकलता है। यानी जैसे कि आपने उस बात को उस दिन के लिए छोड़ दिया, अगले दिन आपने जब उसका चिंतन किया, मनन किया, तो उसमें से आप समाधान निकल कर लेकर आए। तो कर्मों और भावों के पूर्ण समाधान का नाम ही समाधि है। मुझे उनकी ये परिभाषा बहुत अच्छी लगी कि समाधि किसे कहते हैं? जब हम कर्मों का जो हम कार्य कर रहे हैं और हम जो भाव कर रहे हैं, उनका जो पूर्ण समाधान होता है, वो ही समाधि है। यानी हमने अपने कर्म और भाव के अनुरूप एक समस्या का समाधान निकाल लिया। तो इसीलिए हमेशा पहले तोलो और फिर बोलो। बोलो, क्योंकि बाल मन कहीं आपके प्रति सशंकित ना हो जाए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो। शुरू कहीं से भी हो, पर बातें हमेशा खत्म मुस्कुराते हुए हों। इफ योर आईज आर पॉजिटिव If your eyes are positive, you will love the world. But if your tongue is positive, world will love you. अगर आप ज़बान से बहुत अच्छा बोलते हैं, तो पूरा संसार आपको प्यार करेगा। पर अगर आप आँखों से देखते हैं, तो आप सारे संसार को प्यार करोगे, प्यार से देखते हो। तो इसलिए ध्यान रखो अपनी ज़बान का, अपने वचन का बहुत अच्छा-सा इस्तेमाल आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फिर जो बात पहले मैं बच्चे के लिए कहा था मैंने, अब मैं फिर से अभिभावकों के प्रति कह रही हूँ कि कोई प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर जाता है तो कोई
निखर जाता है। यहाँ कोई अभिभावक बिखर जाता है और कोई निखर जाता है और निखर करके अपने पूरे परिवार को निखार देता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुःख हो तो बँट जाता है। आप अपने परिवार चाहे आपका बच्चा कैसा है, बच्चा आपका ही है, आप उसको नहीं बदल सकते। बच्चा आपका वही रहेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस परिवार को किस तरह से सँभालते हो, किस तरह से उसे बना कर के रखते हो। तो परिवार की महत्ता आप हमेशा बनाए रखिए। आपको का परिवार है, आप उसको किस तरह से प्यार से रखते हैं, किस तरह से सँवार कर रखते हैं, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ गेम चेंजर। समस्या का समाधान परिणाम परिवर्तन कर देता है। जब समस्या का समाधान आप मन से करते हैं, तो वो उसके परिणाम को परिवर्तन कर देता है। वो समस्या, समस्या नहीं रह जाती। वो एक नए रूप में से निकल कर के आती है। आप समाधान का हिस्सा बनिए, ना कि समस्या का। अगर आप समस्या का समाधान का हिस्सा बनते हैं, तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। तो आप अगर आप समाधान का हिस्सा बनते हैं, तो आप स्वयं में एक समस्या हैं। देखा जाए तो समस्या बच्चों के समक्ष रखें। आप अपने घर की समस्याएँ चाहे वो आर्थिक हैं कि बेटा हमारी आमदनी इस महीने इतनी है, तो हम इसमें क्या किन-किन चीज़ को प्रायोरिटी दें, किन चीज़ों को सेकेंडरी रखें, आप बच्चों के साथ डिस्कस करिए। तो बच्चे आपको बताएँगे, वो कभी व्यर्थ की ज़िद नहीं करेंगे। आप उसके इनके सामने सामाजिक समस्याओं को भी रख सकते हैं। बेटा ये जो है, जैसा कि मैं परसों ही बता रही थी, मृत्यु भोज के विषय में आपके क्या विचार हैं? या दहेज लोग ले रहे हैं, किसी ने आकर कहा अरे उसकी शादी में इतना-इतना मिला, तो आप अपने बच्चे से बात करिए कि बेटा आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? तो वो अपना एक विवेकपूर्ण निर्णय देगा और उसके विवेकपूर्ण निर्णय मुझे लगता है कि हर हाल में उसका सकारात्मक होगा और जब वो सकारात्मक होगा तो उसकी बातों का आप सम्मान करिए और इसके साथ-साथ ही शारीरिक शरीर में कोई दोष हो गया, तो आप बच्चे से पूछिए कि पता है अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए एक फोड़ा हो गया, फोड़ा क्यों हुआ बेटा? कि ये गंदगी के कारण हुआ। गंदगी के कारण हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? इसके धीरे-धीरे मवाद बाहर निकालनी चाहिए और उसके बाद उसकी दवा पट्टी आप अपने घर में भी कर सकते हैं और नहीं तो अगर अधिक भयंकर रूप ले चुका है तो उसकी करानी चाहिए। तो आपने उससे शरीर से संबंधित भी ये तो केवल एक उदाहरण मात्र है, अब बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो उसमें और मानसिक है, बेटा आपको उस समय गुस्सा आ रहा था, बताइए वो गुस्सा कैसा था? सही था या गलत था? उस समय हम नहीं बोले क्योंकि आप अपने में स्थित नहीं थे, स्वस्थित नहीं थे। पर अब मैं इस समय पूछ रही हूँ, आपने उसमें कितना बड़ा नुकसान कर लिया। अब आप बताइए क्या ये इस नुकसान की भरपाई हो सकती है? तो आपने जब उसके साथ-साथ बैठ कर के प्रॉब्लम सॉल्विंग बातें की, तो उससे आपने बहुत बड़ा चेंज कर लिया, तो समस्या का समाधान आपके परिणाम को परिवर्तित कर गया। हमेशा ध्यान रखिए ज्ञान 3 तरीकों से मिलता है। नंबर 1 मनन, नंबर 2 अनुसरण, नंबर 3 अनुभव। नंबर 1 मनन जो सबसे श्रेष्ठ तरीका होता है। अनुसरण जो कि सरल होता है कि किसी के पीछे-पीछे गतानुगतिक लोका वाला या कोई जैसा कर रहा है उसके पीछे-पीछे चलते चले जा रहे हैं, उसकी तरह से और अनुभव से भी, हैं? तीसरा है अनुभव से। अनुभव तो तब आएगा जब आप गलती कर चुके हैं, तो अनुभव से तो वो सीख देता है, अनुभव से। तो बेटर ये है कि हम अपने मनन से, हम अपने चिंतन से, मनन से समस्या का समाधान निकालें और ज्ञान को प्राप्त करें। 2 नियम आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। पहला धीरज जब आपके पास कुछ नहीं होता। दूसरा आपका व्यवहार जब आपके पास सब कुछ होता है। ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि आप किस तरह के नियमों का पालन करते हैं। अगर आप इन दोनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, जब आपके पास किसी चीज़ का अभाव है, तो आप धैर्य धारण किए हुए हैं और जब आपके पास सब कुछ है, तो आपका व्यवहार इतना विनम्र है, इतना सौष्ठव है, भली प्रकार का है कि हर व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। आप सबका हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आप इससे संबंधित कोई तत्संबंधित कोई समस्या का समाधान चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में या चैटिंग बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।